हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर में एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एफएलटी 1, जिसमें हम यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे और उसको भी हम क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस के नोट से कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इसमें हम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और यदि फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में 50 लाइक हो जाते हैं तो मैं ये वीडियो कंटिन्यू करूंगी हर दिन। और यदि 100 मतलब इसमें लाइक हो जाते हैं तो मैं हर दिन 2 पेपर को सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने लाइक आते हैं और आप चाहते हैं इसको पूरा कंप्लीट करना या नहीं चाहते। पहला क्वेश्चन है, इंडिया नाम की संस्कृत उत्पत्ति क्या है? जो इंडिया है किसको कहा जाता है? भारत को कहा जाता है इंडिया, है ना। इसकी संस्कृत उत्पत्ति बतानी है, कहां से है। तो चलिए, आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर है सिंधु। जो हमारी सिंधु नदी है इसको क्या कहा जाता था? इंडस। इंडस कहा जाता था। इससे क्या बना है? इंडिया शब्द बना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भौगोलिक अर्थ में भारतवर्ष शब्द सबसे पहले किस ऐतिहासिक शिलालेख में दर्ज किया गया था? आंसर है इसका राजा खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख, जिसमें भारतवर्ष का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। और जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें बताया गया है कि जो मगध और जो पश्चिम गंगा वाला क्षेत्र है वो इसमें अंतर्गत आता है, भारतवर्ष के अंतर्गत आता है ना। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख कौन सा है? रुद्रदामन संस्कृत में लिखा हुआ पहला है, शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है ये, है ना। और इसी में जो अशोक हैं और चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन दोनों के नाम देखने को मिलते हैं। हेलियोडोरस ये भगवत धर्म से संबंधित है, भागवत धर्म से संबंधित है। और कहां पर ये? विदिशा में है ना। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण में भारत को किसके बीच की भूमि के रूप में वर्णित किया गया है? विष्णु पुराण में कहा गया है कि भारत अर्थात जिसके दक्षिण में समुद्र है और उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, उसके बीच की भूमि क्या कहलाती है? भारत कहलाती है। किस में कहा गया है? विष्णु पुराण में कहा गया है। नेक्स्ट है, सामवेद संहिता का प्रथम उपदेश या जो उद्देश्य है वो क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है सामवेद संहिता का? जो सामवेद है उसका संबंध है संगीत से, और संगीत स्कोर सीट के रूप में काम करता है। इसमें जितने भी कर्मकांड होंगे वो दिए गए हैं ऋग्वेद में। सारे कर्मकांड, सारे देवताओं के मंत्र किस में दिए गए हैं? ऋग्वेद में दिए गए हैं। लेकिन उनको प्रयोग कैसे किया जाएगा, गाएंगे कैसे, तो ये दिया गया है सामवेद में। और जो सारे गामापा है वो भी हमारे सामवेद से ही आता है। नेक्स्ट आते हैं, अथर्ववेद से संबंधित सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो अथर्ववेद 4 वेद है ना, उसमें जो सबसे लास्ट में रचित किया गया था उसका नाम है अथर्ववेद। इसमें सबसे छोटा उपनिषद बताना है, कौन सा है? ये है मांडुक उपनिषद। कौन सा है? मांडुक उपनिषद है। इसमें दिए गए हैं 108 उपनिषद दिए गए हैं। उसमें से जो मुक्ति का सिद्धांत है उसके अंतर्गत 6 नंबर पे आता है मांडुक उपनिषद। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल में विधाता के नाम से जानी जाने वाली सभा का उद्देश्य क्या है? विधाता के नाम से जानी जाती थी सभा, उसका उद्देश्य बताइए। तो ये है, प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों के लिए जानी जाती थी। विधाता जो थी वो एक प्रकार की सभा थी, और ये सभा भी किन की थी? आदिवासियों की थी। किन की थी? आदिवासी सभा, आदिवासी सभा थी ये। इसका काम क्या था? धार्मिक, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष,
उद्देश्यों के लिए बनाई जाती थी। और जो हमारा ऋग्वेद है उसमें इसका 122 बार वर्णन मिला है। कितने बार? 122 बार इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उपनिषद के अनुसार किसी व्यक्ति का वर्ण उसके पिछले जन्म में उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है? तो कोई व्यक्ति है जो इस जन्म में जो जन्म लेगा, जिस वर्ण में लेगा, उसके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर उसका वर्ण डिसाइड होता है। ये किस में कहा गया है? ये बात कही गई है छंदोग उपनिषद में। किसी भी व्यक्ति का वर्ण उसके पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? बताइए, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। इसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण कौशिकी ब्राह्मण है, उसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। जो गोपत ब्राह्मण है इसका संबंध है अथर्ववेद से। तैतरीय और जो शतपथ ब्राह्मण है इन दोनों का ही संबंध है हमारे यजुर्वेद से। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें दिए गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ और उनमें जो उल्लेख किया गया है जिस बारे में, उसका उल्लेख किया गया है। ये किसका उल्लेख किया गया है बताइए। पहले आता है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें दिया गया है 4 वर्णों का कर्तव्य। 4 वर्ण है, क्या क्या अपना काम करेंगे, उनका कर्तव्य क्या है, ये दिया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट आता है शतपथ ब्राह्मण। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है, तो आपका जो पथ होगा वो आपका पुनर्जन्म बताएगा। तो शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत दिए गए हैं। पंचविश में दिए गए हैं वक्त का पुनः वर्ण में प्रवेश, मतलब कोई व्यक्ति है जो अपने वर्ण से चला गया है वो अपने फिर से वर्ण में प्रवेश कर सकता है, ये कहा गया है पंचविश में। और जो गौपद ब्राह्मण है इसमें कहा गया है सृष्टि ब्रह्मा गायत्री की महिमा गौपद ब्राह्मण में गाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अतिथि देवो भव का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? अतिथि देवो भव ये दिया गया है हमारे तैतरीय ब्राह्मण में। किसमें दिया गया है? तैतरीय ब्राह्मण में दिया गया है। तैतरीय ब्राह्मण है, इसके 3 भाग हैं। कितने हैं? 3 भाग हैं। पहले आती है शिक्षावल्ली। हमारे जो अतिथि आते हैं वो क्या करते हैं? हमें शिक्षा देते हैं कि और बेटा कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, क्यों अभी तक नहीं हुआ एग्जाम का, अरे तुम्हारा तो रिजल्ट हुआ था, ये हुआ था। तो ये क्या देते हैं? पहले शिक्षा देते हैं, है ना। फिर देते हैं ब्रह्म का ज्ञान। तो उनको जैसे उनको पता चलता है कि अच्छा इनका हुआ नहीं, या फिर इनकी अभी भी तैयारी चल रही है, तो उनको क्या मिलता है? ब्रह्म आनंद मिलता है, तो ब्रह्मानंद वली। फिर आता है थर्ड जो कि आती है भृगु वल्ली। तो अपन को कैसा लगता है कि भागो तो भैया तुम जाओ तो जल्दी जल्दी से अपने घर, तो ये भृगु वल्ली। तो तैतरीय ब्राह्मण मतलब तितली बन के आते हैं, अतिथि शिक्षा देते हैं, ब्रह्म आनंद पाते हैं, और भृगुवल्ली, ये तीनों का संबंध किससे है? तैतरीय ब्राह्मण से संबंधित है। इसमें बहुत सारे जो तैतरीय ब्राह्मण है इसमें अतिथि देवो भव दिया गया है। इसके और भी उल्लेख है, जैसे कि सब सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्म है, वही औषधि है, खूब अन्न उपजो, अतिथि देवो भव, और मातृ देवो भव इसी में कहा गया है। और जो वरुण भृगु, वरुण और जो भृगु संवाद है वो भी किस में दिया गया है? वो भी तैतरीय ब्राह्मण में दिया गया है। नेक्स्ट आता है, किस स्मृति में नियोग प्रथा का अनुमति दी गई है? जो नियोग प्रथा है मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी स्त्री है यदि वो विधवा हो जाती है तो वो अपने देवर के साथ विवाह कर सकती है। इसी में क्या कहा गया है? नियोग प्रथा कहा गया है। बहुत सारी स्मृति हैं इसका वर्णन नहीं करती या फिर इसकी अनुमति नहीं देती, लेकिन ऐसा कौन सी स्मृति है जो कि नियोग प्रथा की अनुमति देती है? वो है नारद स्मृति। कौन सी है? नारद स्मृति है जो कि नियोग प्रथा का क्या करती है? अनुमति प्रदान करती है। पुनर्विवाह से संबंधित है ये नियोग प्रथा। शायद हमने क्वेश्चन छोड़ दिया। हाँ देखो, ऋग्वेद, ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? जो ऋग्वेद को पढ़ता है। 4 वेद दिए गए हैं, चारों वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनको भी कोई स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है। तो जो हमारा ऋग्वेद है इसको पढ़ने वाले व्यक्ति को कहा जाता है क्या? होता। ये होते हैं हमारे होता, ये ऋग्वेद को पढ़ते हैं। जो उद्गाता है मतलब क्या करेंगे? गाएंगे। मतलब क्या गाएंगे? संगीत गाएंगे, अर्थात इनका संबंध है सामवेद से।
फिर आते हैं हमारा ब्रह्म, इनका संबंध है अथर्ववेद से। फिर आते हैं अदर्व्यो, इनका संबंध है यजुर्वेद से। इनका संबंध है यजुर्वेद से। ये क्वेश्चन छूट गया था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में यम और नचिकेता का संवाद कौन से उपनिषद में मिलता है? तो यम और नचिकेता का जो संवाद है वो हमें मिलता है कठोप उपनिषद में। किससे मिलता है? कठोप उपनिषद में मिलता है। सबसे बड़ा है हमारा बृहदारण्यक, सबसे बड़ा उपनिषद है। उपनिषद की संख्या 108 है, 13 इसमें प्रमुख हैं। नेक्स्ट आते हैं अन्नप्राशन में चोरुनु शब्द का अर्थ क्या है? अन्नप्राशन एक हमारा संस्कार है जिसमें बच्चे को कुछ खिलाया जाता है। इसमें जो चोरुनु शब्द है वो किसको बताता है? ये बताता है बच्चे को पहली बार ठोस आहार खिलाने से। इसमें क्या खिलाया जाता है? कुछ चावल की खीर वगैरह खिलाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चावल उत्सव भी कहा जाता है। बच्चा शायद 6 महीने की समथिंग इसको किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चावल समारोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है? उपनयन संस्कार का अर्थ होता है औपचारिक शिक्षा की शुरुआत। मतलब अनौपचारिक शिक्षा तो भैया माता पहले दिन स्टार्ट कर देती है, जन्म के पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन औपचारिक शिक्षा के लिए संस्कार होता है कौन सा? उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ क्या होता है? ये 2 शब्द से बना है। उप का अर्थ होता है निकट बैठना, अपने टीचर के निकट बैठ के प्राप्त किया जाता है। और जो नयन होता है, नयन, इसका अर्थ होता है अर्थ ग्रहणी, अग्रणी, अर्थ अग्रणी कहलाता है नयन। छात्र अपने टीचर के पास बैठकर ग्रहण करते हैं शिक्षा उपनयन संस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में कर्म सिद्धांत से जुड़ी मौलिक अवधारणा क्या है? जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और संसार में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म और संसार में विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि भाई गलत काम करोगे तो गलत परिणाम होंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार किसी कार्य का कर्म प्रभाव क्या निर्धारित करता है? तो ये परिस्थिति जिनमें वह प्रतिबद्ध हैं। तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कोई भी कर्म है, ये कार्य है, उसका कर्म, उसका प्रभाव उसकी परिस्थिति पर प्रतिबद्ध है। मतलब आपने यदि झूठ बोला है, सच बोला है, तो वो उसकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग होगा। एक तो नहीं है कि आपको डंडे भी नहीं पड़ रहे हैं और आपकी पिटाई भी नहीं होने वाली तब भी आपने झूठ बोल दिया, तो ये आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है। आप कोई तलवार लेके खड़ा है तो आप वहां पे सच सही थोड़ी ना बोलोगे, सच बोलोगे और तलवार से गला कट जाएगा। तो एक परिस्थिति पे आपके कर्म का प्रभाव दिखाता है कौन? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट आते हैं पंच महायज्ञों में भूत यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूत यज्ञ भी हमारी परिस्थिति जिम्मेदार के लिए जानी जाती है, परिस्थितिक जिम्मेदारी है उनके लिए। जैसे कि घर में बिल्ली घूम रही है, बिल्ली को खाना देना, कॉलोनी के कुत्ते घूम रहे हैं, कुत्तों को खाना देना, चींटी को खाना डालना, चिड़ियों को खाना खिलाना, पानी देना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भूत यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। इसमें पालतू जानवरों को और जो कॉलोनी के जानवर होते हैं उनको खाना खिलाना होता है भूत यज्ञ में। नेक्स्ट आते हैं पंच महायज्ञों की अवधारणा के अनुसार अपने पूर्वजों को पहचानने का क्या महत्व है? आप अपने पूर्वजों को पहचान रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप अपने पितृ की पूजा कर रहे हैं। पितरों की पूजा करना ये पूर्वजों को पहचानने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के लिए आवश्यक है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व है, उसके लिए आवश्यक होगा आपका दयालु मन और बोधिचित्त आपके अंदर होना चाहिए और दयालु होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? बोधिसत्व प्राप्त कर सकते हो। ये कौन कहता है? महायान बौद्ध धर्म कहता है। नेक्स्ट आता है तिब्बती परंपरा की 8 महाबोधिसत्वों में से कौन से बोधिसत्व ज्ञान का मुख्य बोधिसत्व है? बताइए, ज्ञान के लिए कौन से बोधिसत्व जाने जाते हैं तिब्बत परंपरा के अनुसार?
इनका नाम है मंजूश्री। कौन है मंजूश्री? इनका में रखा है, मंजूषा में रखा है। तो मंजूश्री ये किसके लिए जाने जाते हैं? ज्ञान के प्रमुख बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर भी एक बोधिसत्व हो जाते हैं, 8 हैं, तो दूसरे हो जाएंगे मंजूश्री, तीसरे हैं मैत्रेय, चौथे हैं वज्रपाणि। अब हम 4 को और देख लेते हैं। 5वें हैं हमारे क्षितिगर्भ, क्षितिगर्भ। थोड़ी सी इसमें अभी हमें आदत नहीं है इसमें लिखने की, तो थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आदत हो जाएगी फिर तब तक तो मस्त। सामंत भद्र, 7वें हैं आकाश सगर्भ, और 8वें हैं शर्व निवारण वेशक भिन्न। नेक्स्ट आते हैं तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण महिला बोधिसत्व किसे माना जाता है? महिला बोधिसत्व किन्हें माना जाता है? तारा को माना जाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? कैवल्य का अर्थ होता है शुद्ध अनंत ज्ञान। शुद्ध अनंत ज्ञान, जब महावीर को जब शुद्ध अनंत ज्ञान हो गया था तब उनको भी क्या बुलाया जाने लगा था? कैवल्य बुलाने जाना चाहते थे, बुलाते थे, कैवल्य बुलाने जाने लगा था। ये क्या होता है? अनंत शुद्ध ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है जैन धर्म में अरिहंत का अर्थ क्या है? अरिहंत का अर्थ बताइए। अरिहंत का अर्थ होता है विजेता व्यक्ति। अरिहंत का संबंध किससे है? विजेता व्यक्ति से है। ऐसा व्यक्ति, विजेता भी कौन? जिसने मोह, क्रोध, घमंड और लालच पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अरिहंत। वो क्या हो जाएगा? एक विजेता व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य को समाज में सौहार्दपूर्ण रहने के लिए तैयार एवं संगठित करने का श्रेय किस तीर्थंकर को दिया जाता है? इनका नाम है ऋषभनाथ। ऋषभनाथ, इन्होंने ही समाज को सौहार्दपूर्ण रहने के लिए तैयार किया, संगठित किया। ये ऋषभनाथ हैं और ये पहले तीर्थंकर थे। कौन थे? पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है मृग या हिरण प्रतीक किस तीर्थंकर से संबंधित है? तो जो मृग और हिरण है इसका संबंध है शांतिनाथ से। किससे है? शांतिनाथ से, और ये 16वें नंबर के तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट आता है ब्राह्मणीय कर्म में रित किस विशेषता का अर्थ निरंतर गति और परिवर्तन है? रित किससे संबंधित है? इसमें जो निरंतर गति और परिवर्तन है ये संबंधित है किससे? गति से। इसमें 3 भाग आते हैं रित के। पहले आती है नियति और दूसरी आती है समग्ना और तीसरी आती है गति। गति क्या होती है? निरंतर गति और परिवर्तन। नियति भाग्य से संबंधित है और जो समग्ना है इसका संबंध है अन्य आश्रित भाग पर आधारित एक प्रणाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो अब लुप्त हो गए हैं। कारण कहता है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हो रहे हैं। तो ये भी सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे। और आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आर और ए सही है। मोहनजोदाड़ो हम देखेंगे तो मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी 1922 में। किसने की है? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने की थी। और किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। फिर आती है हमारी हड़प्पा। इसका संबंध है रावी नदी से। 1921 में खोज की गई थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने खोज की थी।
नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल बताइए, है कहाँ? गुजरात में। क्या मिला है यहाँ से? गोदीवाड़ा मिला है। फारस मुद्रा मिली है, जो कि कैसी है? चौकोर है। यहाँ पर आटा पीसने की चक्की मिली है ना? और गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, और ये किस पर तट पर है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये व्यापारिक केंद्र भी था। नेक्स्ट आता है हड़प्पा स्थल कोट दीजी किस सभ्यता के समीप स्थित है? कोट दीजी का संबंध किस सभ्यता से है या किस स्थान के पास है? तो ये मोहनजोदाड़ो के पास है। किसके? कोट दीजी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और इसकी जो खोज है वो किसने की है? फजल अहमद ने की है। फजल अहमद खां के द्वारा इसकी खोज की गई है। किसके तट पर है? सिंध नदी के तट पर है, पाकिस्तान में है, और फजल अहमद के द्वारा इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट आता है बोगस खोई अभिलेख का महत्व इसलिए है कि जो बोगस कोई अभिलेख है इसमें हमें हमारे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। और कौन कौन से देवता मिलते हैं इसमें? 4 देवता, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत। है कहाँ ये? तो एशिया माइनर में है। एशिया माइनर में है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। विवाह का वर्णन किया गया है, कौन सा विवाह किससे संबंधित है? ओके, देखो पहले ऑप्शन नीचे चले गए हैं इसके। देखो ब्रह्म वेद है, मतलब ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह में समान वर्ण या जाति विवाह होगा, वो क्या होता है? ब्रह्म विवाह होता है। देव विवाह पुरोहित का परिश्रमिक मिले कन्या के साथ विवाह होगा, मतलब कोई भी पंडित आए हैं आपके यहाँ पूजा की और उनके परिश्रमिक के रूप में क्या मिल गई? कन्या मिल गई, तो उससे विवाह होगा, तो ये देव विवाह कहलाता है। आर्य विवाह मतलब क्या होता है? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह क्या कहलाता है? आर्य विवाह कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्रजापत विवाह, इसमें बिना दहेज का विवाह होता है। तो विवाह दिए गए हैं कितने? हमारे ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ब्रह्म विवाह, मतलब कोई भी समान जाति में समान वर्ण में शादी हो रही है, ब्रह्म विवाह हो जाएगा। देव विवाह मतलब क्या हो जाएगा? कोई ब्राह्मण आपके यहाँ आया, उसके लिए उसके जो पारिश्रमिक है उसके रूप में कन्या मिल गई, उसके साथ विवाह होगा, तो देव विवाह हो गया। आर्य विवाह में क्या होता है? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल को चुकाकर किया जाने वाला विवाह आर्य विवाह होता है। और जो प्रजापत विवाह होता है इसमें बिना दहेज की शादी होती है, कोई भी ना आप दहेज देंगे ना लेंगे, तो बिना दहेज की शादी प्रजापत विवाह के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आते हैं प्राचीन कालीन आहत सिक्के अधिकांशतः किस धातु से बने थे? पहले आहत सिक्के चलते थे, किस धातु से बने थे ये? इनको बनाया जाता था चांदी से। इसमें बहुत सारे हाथी, मछली, घोड़े, शंख, बैल आदि के चिन्ह भी देखने के लिए मिलते थे। प्रारंभिक सिक्के हैं आहत सिक्के और चांदी के बने होते थे। नेक्स्ट आते हैं वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, 10 राजा की युद्ध पारुषणी नदी के तट पर हुआ था। दूसरा, इस काल में अधिकांश लड़ाइयों का कारण गाय होती थी। और तीसरा, आर्य लोग नगर में रहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। तो जो 10 राजा की युद्ध है वो किस पर हुआ था? पारुषणी नदी के तट पर हुआ था। पारुषणी नदी का प्रारंभिक नाम क्या था? रावी। रावी नदी के तट पर ये हुआ था। फिर 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी, और जो पहले के काल में लड़ाई होती थी वो गायों के लिए होती थी, और जो गायों के लिए लड़ाई होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? गवस्टी।
गायों के लिए युद्ध या गाय का अन्वेषण करना, ये गविष्टि कहलाता था। और जो 10 राजाओं का युद्ध है, ये किन किन के बीच में हुआ था? भरत कबीले के बीच में और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, है ना। भरत कबीले के सरदार कौन थे? राजा सुदास। और जीत किसकी हुई थी? सुदास की ही जीत हुई थी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, वंशानुगत व्यापार एक बड़े सामाजिक परिवर्तन था जो कि प्रारंभिक वैदिक समाज में हुआ था। पहला क्या हो जाएगा? गलत है। दूसरा, यह व्यवस्थित जीवन शैली प्रारंभिक वैदिक समाज की प्रमुख विशेषता थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा, विवाह की प्रकृति को मुख्य रूप से एक पत्नी और एक जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था, तो ये सही है कि जो उस समय वैदिक समाज है वो कैसा था, इसमें एक पत्नी से साथ विवाह होगा और इसमें भी जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। उसने काशी और बज्जी गणराज्य को लंबे संघर्ष के बाद अपने राज्य में मिला लिया था, मतलब हमें राजा बताना है, कौन से राजा के बारे में बात हो रही है। ओके, उसने काशी और बज्जी को जीत लिया है। दूसरा, उसके मंत्री वशकार ने लिच्छवियों में फूट डालकर बज्जी गणराज्य पर विजय प्राप्त की थी। तीसरा, इस युद्ध में रथमूशल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया गया था। ये किस राजा के बारे में बात हो रही है? तो इनका नाम है अजातशत्रु। कौन है ये? अजातशत्रु है। इनने अपने पिता की हत्या की थी। इनकी की थी, तो इनके पिता का नाम था बिंबिसार। इनकी हत्या करके ये राजा बने थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बेटे भी इनकी हत्या कर देते हैं। तो इन्होंने क्या, देखो तीन ऑप्शन तीनों ही सही हैं कि इन्होंने काशी और बज्जी को अपने गणराज्य में मिला लिया था, और वशकार जो इनके मंत्री थे इन्होंने बज्जी गणराज्य में फूट डाली और उसमें विजय प्राप्त कर ली। और जब ये लड़ने गए थे वहां पे तो रश्मूशल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग इन्होंने किया था, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट आते हैं, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 16 महाजनपद थी। किस में कहा गया है? अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। 16 महाजनपद थी। इसमें जो हमारी कौन सी है? सूरसेन है। इसका संबंध किससे है? मथुरा से है। सूरसेन का संबंध है मथुरा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बतानी है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे उनको लिपि का ज्ञान था। लिपि का ज्ञान था, बस हम नहीं पढ़ पाते, मतलब अभी का जो मानव है वो नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन उनको ज्ञान तो था। दूसरा, वृषभ पवित्र और पूज्य व्यक्ति था, तो ये भी सही है कि बैलों को पूजा करते थे। वृषभ पवित्र और पूजनीय पशु होता था। तीसरा, नगर एवं व्यापार व्यवसाय प्रधान सभ्यता थी, तो ये भी सही हो जाएगा। पाषाण एवं कांस लोह उपकरण का प्रयोग करते थे? नहीं करते थे। ये पाषाण का करते थे, कांसे का करते थे, लेकिन लोहे के लिए नहीं जानते थे, तो ये चौथा गलत होगा और 1 2 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो ये हो जाएंगे हमारे डायमैकस। डायमैकस किसके समय आए थे? बिंदुसार के समय आए थे। ये बिंदुसार के समय आए थे और ये एंटियोकस के राजदूत थे। एंटियोकस के राजदूत थे। इनके साथ कौन कौन आया था? नियाकस आया था, आनेसिक्टिटस आया था और एस्टिबुलस, ये तीनों ही आए थे सिकंदर के साथ। नेक्स्ट है, किस मगध साम्राज्य में बद्दी गणराज्य को हराकर आत्मसात किया था? तो अब भी देखा था हमने, मगध साम्राज्य में बज्जी को किसने मिलाया था? अजातशत्रु के द्वारा मिलाया गया था। इनके भी मंत्री कौन से वस्त्रकार थे जिन्होंने फूट डाली थी और वज्जी गणराज्य को मिला लिया था? नेक्स्ट आते हैं, नंद का उल्लेख किस अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? जो राजा नंद है इनका उल्लेख कहाँ मिलता है?
तो इनका उल्लेख देखने को मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को ये मिलता है। इसमें राजा नंद ने एक झील बनवाई थी, उसका उल्लेख भी किया गया है कि राजा नंद ने एक झील बनवाई है। हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट आते हैं अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना। अंग है जो अष्टांगिक मार्ग है वो किसके अंतर्गत आता है? ये आता है धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु के रूप में। धर्म चक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध ने जो सारनाथ में पहला ज्ञान दिया था उसका वर्णन है, उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी में अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग मतलब यदि आपको एक अच्छा जीवन, नैतिक और दार्शनिक जीवन जीना है तो आपको अष्ट मार्गों को अपनाना पड़ेगा। कौन कौन सी होती है? इसमें पहले आती है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कामर्थ, सम्यक उपजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? अष्टांग मार्ग के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? सम्यक दृष्टि, संयम, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कामर्थ, सम्यक आजीविका, उपजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट आते हैं कठिन तपस्या के उपरांत महात्मा बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या का नाम क्या है? तो जिन्होंने तपस्या के बाद भगवान बुद्ध के लिए भोजन कराया था उनका नाम है सुजाता। कौन है? सुजाता है। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। ये कौन है? माता है। गौतमी ये इनकी मौसी थी। और आम्रपाली कौन थी? वैशाली की नगर वधू और इनकी एक शिष्या थी, है ना। इन्होंने बाद में फिर संन्यास ले लिया था वैशाली की नगर वधू ने, आम्रपाली। नेक्स्ट आते हैं बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। तो हीनयान संप्रदाय के बारे में बताना है। ये देव पूजा और ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार कर मतलब स्वीकार करते हैं, गलत हो जाएगा। जो हीनयान संप्रदाय है इन्होंने देव पूजा, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। इन्होंने गुणों के स्थानांतरण का भाव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन्होंने गुणों का स्थानांतरण नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं आहत पद को प्राप्त करना आदर्श है, तो ये सही हो जाएगा कि आहत पद क्या होता है? जिसमें जो व्यक्ति है वो क्या करता है? संन्यास लेता है ना। संन्यास से, साधना से निर्वाण प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? आहत कहा जाता है, निर्वाण प्राप्त। तो ये सिर्फ तीसरा ही सही हो जाएगा, पहले दोनों गलत हैं। निर्वाण प्राप्त करना साधना के दौरान आहत पद कहलाता है, ये इसमें आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं पारंपरिक हिंदू वर्ण व्यवस्था में किन 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद के भी कौन से? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इनका वर्णन है। 4 वर्ण बताए गए हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है? जो महायान शाखा है वो आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करती है, पर सेवा परोपकार पर बल देती है, आदर्श के रूप में आहत पद की प्राप्ति नहीं बताती बल्कि हीनयान बताती है, मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक मानती है। तो जो महायान शाखा है बौद्ध धर्म की वो आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करती है, पर सेवा परोपकार पर बल देती है और मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक मानती है। नेक्स्ट आते हैं बुद्ध धर्म में वैशाख का अर्थ क्या है? वैशाख बताइए। तो वैशाख अर्थात बुद्ध की जयंती, बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा पर उनका जन्म हुआ था, ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा प्राप्त हुआ, निर्वाण भी उनको वैशाख पूर्णिमा पर प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जयंती कहा जाता है भगवान बुद्ध की। नेक्स्ट आते हैं बौद्ध धर्म मंजिम निकाय किस भाषा में लिखा गया है? जो मंजिम निकाय है ये पाली भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है मंजिम निकाय। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के बारे में जो कथन है उसमें आता है भारत में पूजित
पहली मानव प्रतिमा भगवान बुद्ध की है, तो सही हो जाएगा कि जो पहली मूर्ति पूजा की गई थी या पहली पूजा की गई थी किसी भी मूर्ति बनाकर, वो भगवान बुद्ध की थी, सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं गांधार शैली में बनाई गई हैं, तो ये भी सही हो जाएगा कि जो हमारे भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वो किस में थी, गांधार शैली में थी। गया की बराबर की पहाड़ियों को तराशकर बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया था, नहीं, बल्कि बिहार बनाए गए थे ये, जहां पर बहुत सारे ये जैन भिक्षु रहते थे, तो ये बिहार थे। ऐसे बहुत सारे नाशिकें मिलते हैं, उदयगिरी की गुफाएं वगैरह मिलती हैं उड़ीसा में, है ना, तो ये क्या थी, गुफाएं थी जहां पर बुद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है जैन धर्म के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा, बताइए। जैन धर्म के बारे में बताना है सही। तो पहला, इसके अनुसार संसार वास्तविक है और अनाश्वर है, तो गलत हो जाएगा, बल्कि नाश्वर बताया गया है भैया। नाश्वर है, वास्तविक तो है लेकिन नाश्वर भी है। यह सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें स्त्रियों को भी मोक्ष का अधिकार दिया गया है। तो हाँ, जो हमारे नहीं, मतलब जैन धर्म के तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इन्होंने महिलाओं के लिए भी मोक्ष का अधिकार माना है, तो पार्श्वनाथ जी ने माना है। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, सॉरी, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न है, बताइए। तो ये है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है। और पिटक है बौद्ध धर्म संघ, ये पिटक हैं। और त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। सिकंदर की भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उसके बारे में बताइए। भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्बी से हुआ था, तो पहला सही हो जाएगा। फिर इन्होंने शरण ग्रहण कर ली थी उनकी। फिर आते हैं, भारत पर पहला सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पूरस ने किया था, तो ये भी सही हो जाएगा कि पूरस ने लड़ाई की थी किसके बीच में, झेलम और रावी नदी के तट बीच में। रावी के तट पर इनका शासन हुआ करता था पूरस का, और इन्होंने लड़ाई की थी। फिर आते हैं, इनके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश था, तो ये गलत हो जाएगा। मौर्य नहीं थे बल्कि क्या थे, नंद थे। और इन्हीं के डर के कारण इनकी सेना ने झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया था कि हमें झेलम पार नहीं करना, मगध नंद वंश है वो बहुत कूटेगा, तो ये झेलम नदी को पार नहीं किए थे। तो पहले दोनों सही हो जाएंगे, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकर नहीं है, नेमिनाथ हैं, 16वें नंबर के हैं ये, नहीं नेमिनाथ हैं 22वें नंबर के, संभवनाथ हैं 30 नंबर के, और चंद्र प्रभु हैं 6वें नंबर के, जो 22 नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा, और ये तीनों ही हैं। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, विशुद्ध मग की रचना किसके द्वारा की गई है। जो विशुद्धि मग है इसकी रचना की गई है बुद्ध घोष के द्वारा। किसने की है, बुद्ध घोष ने की है। नेक्स्ट आते हैं, मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आते हैं समाहर्ता, ये राजकोषीय कार्य के शासक होते हैं, संरक्षक होते हैं। जो राजकीय कोषागार है इसके संरक्षक हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों ऐसे हो जाएंगे कि जो हमारा समाहर्ता है वो कर का निर्धारण करते हैं, और जो सन्निधाता है वो क्या करते हैं, कोषागार के संरक्षक होते हैं, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। किस स्तूप के तोरण द्वारा अशोक और उनकी 2 रानियों के द्वारा बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। तो इन्होंने, अशोक ने अपनी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष की तीर्थ यात्रा की थी, इसका अंकन मिलता है हमें सांची के स्तूप से। सांची के स्तूप से मिलती है। कहां पर है ये सांची का स्तूप, रायसेन MP, सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। नेक्स्ट है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, बताइए। पहला आता है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो विष्णु पुराण है इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, वायु पुराण में गुप्त वंश के शासकों की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है, तो ये भी सही हो जाएगा कि विष्णु पुराण में मौर्यों का
और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन किया गया है, तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बताइए? RBPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर कुंडलवन, है ना, कश्मीर कुंडलवन। तो सबसे पहले हुई थी राजगृह में। ये कौन सी बोल रहे हैं? महाकश्यप। महाकश्यप कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो इनका नाम हो जाएगा राजगृह में महाकश्यप थे। अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ के शासक थे? तुर्मय का शासन था मिस्र पर। किस पर था? मिस्र पर इनका शासन मिलता है। और यहाँ पर टॉलमी द्वितीय, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस, का भी वर्णन मिलता है। इसकी पहचान कैसे की जाती है? मिस्र में जो तुर्मय है इसकी जानकारी मिलती है हमें कि ये टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस था। नेक्स्ट आते हैं, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? अभी जो बचा है सुरक्षित है, ये है लोरिया नंदन। ये कहाँ पे है? बिहार में है, चंपारण। चंपारण में देखने को मिलता है लोरिया नंदन गढ़, सबसे सुरक्षित है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रयुक्त होने वाले मशक निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करते हैं? तो मशक का अर्थ क्या है? मशक मतलब तांबे का सिक्का। इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? अर्थशास्त्र से मिलता है। अर्थशास्त्र मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी मुद्राएं भी थी अर्थशास्त्र में जो वर्णन किए गए हैं। एक तो मशक हो गई, दूसरी थी कृषापण, ये चांदी का सिक्का, कृषापण चांदी का होता था, है ना। और फिर तीसरा कौन सा हो जाता है? काकड़ी, काकड़ी, और ये भी तांबे की होती थी। मशक, काकड़ी तांबे की होती थी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने अपने विवरण में भारतीय समाज में 7 वर्णों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं था? दार्शनिक बताए हैं, कारीगर बताए हैं, कृषक बताए हैं, दास नहीं बताए। जब मेगास्थनीज भारत आया था तो इसने कहा था कि भारत में दास ही नहीं है, कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर दास नहीं होते। नेक्स्ट है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेख में खरोष्टी लिपि का उत्कीर्ण किया गया है। जो खरोष्टी लिपि है इसमें कौन से अभिलेख लिखे गए हैं? ये हो जाएंगे मानसेरा और सहबाजगढ़ी, दोनों ही अभिलेख किसमें लिखे गए हैं? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो प्राचीन भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले माने जाते हैं यूनानी। सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किया था 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आते हैं, किन शासकों ने पश्चिम उत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे? पश्चिम उत्तर भारत में के सिक्के किसने जारी किए थे सबसे पहले? तो ये कुषाण शासकों के द्वारा सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। सबसे ज्यादा, सबसे पहले ने सबसे ज्यादा। और सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने चलाए थे, स्वर्ण सिक्के। भारत में स्वर्ण सिक्के किसने? बिम्बकट फिशर्स। बिम्बकट फिशर्स ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, और तांबे के सिक्के दोनों ही इन्होंने चलाए हैं। सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कुषाण काल में नगरीकरण उत्कीर्ण के शिखर पर पहुंचा था। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि जब कुषाण थे वहां पर नगरीकरण उत्कर्ष पर था। दूसरा, कुषाण काल में वाराणसी में गोमेद और इंद्रगोप या कार्लिनियन
निर्यात रोम को होता था, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों ही जो गोमेद और जो इंद्रगोप है, इनका संबंध है उज्जैन से, हमारी नगरी उज्जैन से, ना कि वाराणसी से। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। एक कालीन पत्थर और गोमेद होते थे, इनका निर्यात कहाँ किया जाता था? रोम में किया जाता था। और कहाँ से किया जाता था? उज्जैन से किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश कहा जाता है? पितृभक्त वंश है ये, पितरों को मानते हैं, तो इनका नाम है माठर, माठर वंश, जो कि पितृभक्त वंश के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने शासन कहाँ पे किया है? तो हमारा ये पूरा भारत हो गया, इस यहाँ पर जो महेंद्रगिरी पर्वत है इनके बीच में, महेंद्र पर्वत पर। महेंद्र पर्वत पर इनका शासन होता था। महेंद्र योग क्षेत्र इसको कहा गया है। और जो कलिंग है, और इनकी इसके दक्षिण में क्या होते थे? कलिंग थे, है ना, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। महेंद्र मतलब छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र होगा, माठर। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की है? बताइए। तो इनका नाम है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की गई है। और जो हमारे कुमारगुप्त प्रथम हैं, इनका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? विलशर्ड अभिलेख से मिलता है। विलशर्ड अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से, और कर्मदंडा अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको क्या कहा जाता था? महायान का ऑक्सफोर्ड। महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है नालंदा को, नालंदा अर्थात बिहार। नेक्स्ट आते हैं, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। अग्रहार के बारे में बताना है। अग्रहार भूमि होती थी जो कि दी जाती थी ब्राह्मणों को, दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेखों में उसे परंपरा का समर्थन होता है जो कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान मानती है? तो ऐसे कौन से अभिलेख हैं जो कि मानते हैं कि लुम्बिनी बौद्ध भगवान बुद्ध हैं, शाक्य मुनि बुद्ध हैं, उनका जन्म स्थान है? तो ये कौन मानेगा? अशोक मानते हैं। कहाँ गए अशोक? अशोक मौर्य वंश से हैं, तो मौर्य वंश वाले क्या मानते हैं? उनके अभिलेखों में साक्ष्य मिलते हैं कि लुम्बिनी में शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। और अशोक ने यहाँ पर क्या की थी? तीर्थ यात्रा पर गए थे, और यहाँ पर जाके इन्होंने कर्म कम कर दिया था, है ना, कर मुक्त नहीं किया था, कर को कम कर दिया था। नेक्स्ट है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा में ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर है? राजगृह में है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, और वो भी 483 ईसा पूर्व में, पहली बौद्ध संगीति में। और किसने की थी इसकी अध्यक्षता? महाकश्यप। नेक्स्ट आते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? जो मेगास्थनीज की पुस्तक है वो बताइए। इसका नाम है इंडिका। इसमें जो हमारे मौर्य साम्राज्य है उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? इंडिका से। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राज्य चलाया था। क्या नाम है उनका? हमारे महान सम्राट अशोक। नेक्स्ट है, अपने बच्चों के रूप में मानते थे अपनी प्रजा को, है ना। अशोक ने जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो बताइए। तो अशोक के कुछ ऐसे शिलालेख हैं जो कि हमें संगम राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। उनका नाम क्या है? दूसरा और 13वां। दूसरे में अपने राज्यों के बारे में वर्णन करते हैं, और 13वें में ये बोलते हैं कि हमारी शासन कहाँ कहाँ तक है, हमने कहाँ कहाँ तक अपने राजदूत भेजाए हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो दूसरे और 13वें शिलालेख में
अशोक के शिलालेखों में संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? सिंचाई पर लगने वाला कर था उसे क्या कहा जाता था? ये है विदक भागम। विदक भागम को क्या कहा जाता है? सिंचाई कर है, ये सिंचाई कर था। और जो उपरनिक है, उद्रंग है, ये किसानों द्वारा वसूला जाता था। ये दोनों किससे लिए जाते थे? किसानों से लिए जाते थे। नेक्स्ट है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ था? 78 एडी। यहाँ पर इन्होंने शक संवत भी स्थापित किया था ना, शक संवत की प्रारंभ किया था इन्होंने। तो जो कनिष्क है इसका राज्याभिषेक हुआ था 78 एडी में। इनके समय ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंदोपन्हु किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिलिंदोपन्हु ये संवाद है किनका? मिनांडर और नागसेन का। मिलिंदोपन्हु मिनांडर और नागसेन के बारे में प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य हुए युद्ध की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था, ये इसकी जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख में। कहाँ पे मिलती है? ऐहोल अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो इनका नाम है रुद्रदामन। रुद्रदामन ने अपने अभिलेखों में लिखा है कि हमने जो सुदर्शन झील बनवाई है उसके लिए कोई भी बेगार नहीं दिया। यही जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रुद्रदामन के अभिलेख से मिलती है। रुद्रदामन का अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, पहला अभिलेख। और यही वो अभिलेख है जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। दोनों के नाम लिखे हैं ना इसमें, जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट आता है, बल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बल्लभी गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है बल्लभी। सौराष्ट्र बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, बुद्ध धर्म की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है, मालवा गुजरात और महाराष्ट्र पर सर्वप्रथम विजय किस शासक ने प्राप्त की थी? मालवा गुजरात और महाराष्ट्र पर किसने सबसे पहले विजय प्राप्त की है? इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने सबसे पहले वहां पे शासन किया था। मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इनकी सेनापति का नाम, सेनापति नहीं, मंत्री का नाम था चाणक्य। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक से मिलता है? इंडिका में मिलता है। पाटलिपुत्र का प्रशासन हमें कहाँ से देखने को मिलता है? इंडिका से। मेगास्थनीज की पुस्तक है। नेक्स्ट है, सतवाह किसे कहा गया है? तो सतवाह है, ये कहे जाते हैं व्यापारियों के एक काफिले को क्या कहा जाता है? सतवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक, इसके द्वारा करवाया गया है अश्वमेध यज्ञ। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, है ना, और दोनों की जानकारी हमें मिलती है अयोध्या अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, सिमुक किस राजवंश का संस्थापक था? जो सिमुक है इन्होंने किस राजवंश की स्थापना की है? तो इनका संबंध है सातवाहन वंश से। सातवाहन के संस्थापक माने जाते हैं सिमुक। और जो सिमुक है इनका वर्णन हमें मिलता है कहाँ से? नानाघाट अभिलेख से। नेक्स्ट आते हैं, सर्वप्रथम भारत में सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? सैनिक शासन को कौन व्यवहार में लाए थे? इनका नाम है ग्रीक। ग्रीक शासक के द्वारा सेनानी, जो सेनानी है या सैनिक शासन है, उसको सबसे पहले शासन में लाया गया था।
प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाला प्रथम नानादेशी निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं? नानादेशी का संबंध किससे है? जो नानादेशी समुदाय होता था, पूरा एक समुदाय था, संगठन था, वो व्यापारी और शिल्पियों का संगठन था। नानादेशियों का, नानादेशी है, दक्षिण भारत में जाने जाते हैं, और ये व्यापारी और शिल्पियों का एक संगठन था। नेक्स्ट आते हैं, गुप्तकालीन निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में हूणों के आक्रमण में स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो हूणों के साथ स्कंदगुप्त का वर्णन हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो ये मिलता है भीतरी स्तंभ लेख से। किससे? भीतरी स्तंभ लेख से। जो महरौली स्तंभ लेख है, इसका है विक्रमादित्य द्वितीय का है, विक्रमादित्य सेकंड का है ये। अहोम स्तंभ ये हमें मिलती है जैन तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है यहाँ से। और जो विलसाड़ अभिलेख है ये है कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर अवस्थित था? तो सिंधु नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह था? तो इसका नाम है बारवेरिकम। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था बारवेरिकम, जहां पे पश्चिम देशों से निर्यात किया जाता था सामान। नेक्स्ट आते हैं, धम्मिक जो स्तूप है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धम्मिक स्तूप के बारे में बताइए। धम्मिक स्तूप गुप्त शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, सही है। यह एक ऊंचे चबूतरे पर पत्थर से निर्मित है, ये गलत हो जाएगा, ये सपाट जगह पर है। इसके अलंकरण में ज्यामिति आकृति एवं पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट आते हैं, किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश की जो मंदिर है एलोरा के, उनका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया है? कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। द्रविड़ शैली में बना हुआ है ये पूरा मंदिर, किसमें है? द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली में स्थित है। और द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसमें क्या होते हैं? गोपुरम होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया है? महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं, इनका निर्माण करवाया है पल्लव शासकों ने। किसने करवाया है? पल्लव शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया है पल्लव वंश के शासकों ने। नेक्स्ट आते हैं, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भगवत संप्रदाय का विकास करने में कौन सबसे ज्यादा योगदान दिया है? गुप्तों ने दिया है। इनकी जो पताकाएं थी उन पर भी गरुड़ का चिन्ह होता था। गुप्त वंश के शासकों के द्वारा भगवत संप्रदाय का उत्थान किया गया है, और इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की है। जो बहुत सारे इनके शासक थे, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की है। और हेलियोडोरस जो स्तंभ है वो भी भागवत धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में देखने को मिलती है? जो सातवाहन राजा हैं, इनकी जानकारी किस पुराण से मिलती है? स्थापना किसने की है सातवाहन की? शिमुख के द्वारा की गई है। और शिमुख का ही वर्णन किसे मिलता है? नानाघाट अभिलेख में मिलता है। और जो सातवाहन राजा हैं, इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है विष्णु पुराण में। किसे मिलती है? विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की भी है और सातवाहन वंश की भी जानकारी है। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त किसको कहा जाता था? तो इनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? देवगुप्त कहा जाता है। इनके साक्ष्य हमें सांची से ही मिलते हैं, है ना। और सांची में एक अभिलेख है जिसमें इनको क्या कहा गया है? देवराज कहा गया है। नेक्स्ट है, कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो कौशेय शब्द है इसका प्रयोग किया जाता था रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। और रेशम बुनकरों के लिए क्या कहा जाता था? पटवाय कहा जाता था। पटवाय श्रेणी कहा गया है ना। और पटवाय श्रेणी का हमें उल्लेख किसे मिलता है? मंदसौर अभिलेख में मिलता है।
मंदसौर अभिलेख, और मंदसौर में हमें किसका मिलता है? कुमारगुप्त प्रथम का भी अभिलेख मतलब जानकारी मिलती है, कुमारगुप्त प्रथम की भी। नेक्स्ट आते हैं, गुप्त उत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे? गुप्त उत्तर काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र था कन्नौज। क्या है? कन्नौज है, हर्षवर्धन की राजधानी। हर्षवर्धन ने इसको क्या बनाया था? राजधानी बनाया था अपनी। व्यापारिक केंद्र है उत्तर भारत का, गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से बहुत सारे मार्ग जाते थे, एक तिब्बत को जाता था, एक गजनी को जाता था, एक कांची को जाता था, कन्नौज भयाना जाता था। ये बहुत सारे मार्ग हैं जो कि कन्नौज से अलग अलग जगह को जाते थे। प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट आते हैं, सती प्रथा का पहला शिलालेख कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है सागर के एरंड से। कहाँ से मिलता है? सागर के एरंड से मिलता है। यहाँ पर जो गोपराज नामक सेनापति हैं उनकी पत्नी के द्वारा सबसे पहले किया जाता है सती प्रथा, है ना, वो करती हैं। तो इसका साक्ष्य मिलता है किसमें? 510 ईस्वी का है ये अभिलेख। यहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है एरंड के अभिलेख में, गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य इतिहास के साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो हमें यदि मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें जानकारी मिलेगी किससे? अर्थशास्त्र से मिल जाएगी, इंडिका से मिल जाएगी और मुद्रा राक्षस से मिल जाएगी। मनु चरित्र में नहीं मिलती है। तो पहला अर्थशास्त्र, इंडिका और मुद्रा राक्षस में इनके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, सुल्तानगंज की विश्व प्रसिद्ध बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किस कालखंड में किया गया था? कहाँ पे है? सुल्तानगंज में जो विश्व की प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमा है ये कहाँ पर स्थित है या किस समय की है? तो ये 500 से 700 ईस्वी की है। किसमें? 500-700 ईस्वी की है ये। और विश्व की सबसे बड़ी तांबे की मूर्ति है ये। किसकी है? ताम्र मूर्ति है। कहाँ से मिली है? सुल्तानगंज से मिली है, 500 से 700 ईस्वी की है। इसके साथ ही हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।